इनको अपने बच्चे से हमें प्रिविलेज मिल रहा है, उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं। इनको प्रॉब्लम यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हैं, उनका जीवन स्तर ना सुधर जाए, वो भी इस देश का जो एक मिनिमम एक जो नागरिक होता है वो उनको मिल सके, इससे इनको दिक्कत है। ये कैसी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है जिसमें आज भी एससी एसटी पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है। एनसीआरबी का डाटा पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। युवा बेरोजगार है, सड़कों पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जीवन यापन करना पड़ रहा है। जो बजट एससी एसटी को मिलता है, हमारा जो मिलता है उसको तो मत छीनो भाई। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तो जब आप कास्ट सेंसेशन ही नहीं कराएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि देश के आज़ादी के बाद से एससी, एसटी, ओबीसी जो है वो सिर्फ गिने चुने ही कहीं दिख पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जातिगत जनगणना एससी एसटी ओबीसी यानी कि जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं की गई है। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है समतामूलक समाज का पूरा होगा। महोदय, एक ऐसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे। एससी एसटी को जो सब प्लान मिलता था, एसपीसी का जो पैसा मिलता था, वो बजट से हटा दिया गया है। साथ साथ देश के स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, ग्राम सेवक, पीआरडी जवान, होमगार्डों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। ओबीसी तो मंडल कमीशन नहीं आता तो अभी भी बहुत बुरा हाल था। एससी, एसटी से भी बुरा हाल था ओबीसी का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में। वो तो मंडल कमीशन आ गया, तो मंडल कमीशन आने के बाद से जबरदस्ती इतनी लड़ाइयाँ हुई। और किसने विरोध किया था मंडल कमीशन का? आप सबको याद होगा। अनुराग ठाकुर की हेकड़ी चेहरे पर तो कायम थी, लेकिन सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर विराजमान महानुभाव समझ चुके थे कि गोली मारो सालों को मारका अनुराग ठाकुर ने क्या कर डाला है। कोटे से भी वंचित रखा गया है। इन सीटों को कौन कब्जा किया है या खाली छोड़ा गया है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं घुसने दिया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि आज तक हमारे जितने लोग हुए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, उन्होंने इन मुद्दों में सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों ने उठाया। आज तक सब शांत हैं। जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा उसका हाल यही होगा। सर माइक नहीं है सर। एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती का सर, मैं नाम ले माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। राहुल जब ये बोल रहे थे तब भी पीछे से राहुल गांधी की जाति पर उठने वाले सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से गूंज रहे। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। 1931 मतलब अंग्रेज आया इस देश में, उसने 1881 में जनगणना कराई, जातियों का पता चला। 1931 तक हुआ। 1941 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो नहीं गणना हो पाई थी, और उसके बाद से आज तक नहीं हुई। उसके बाद से देश ही आज़ाद हुआ, उसके बाद से सीधे 51 आ गया था। हर 10 साल पे गणना होती है। आज तक सबके सब सो रहे थे। अंग्रेज आके जातिगत गणना करवा गया, और देश आज़ाद होने के बाद से हम आज तक नहीं जनगणना करवाएं। मतलब क्यों नहीं करवाएं? क्या हम लोगों के मन में कौन सा ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण हमने नहीं करवाया? क्या आपको ये लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति जो है वो डॉक्टर से अपनी सारी बीमारी बता देगा, या डॉक्टर जो है उसका पूरा बॉडी चेकअप कर देगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है? पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ है। यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है। सारे देश की संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है। ये हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है। अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं या जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक डेवलपमेंट को इंकरेज करना है। अगर कोई वक्ता आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वो चैनल पर अपनी कोई निजी बातें करता है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। जातिगत जनगणना को लेकर अभी बहुत हो हल्ला मचा हुआ है, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है। शोर शराबे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है और इससे देश की
लगभग 50% से भी ज़्यादा जनता डायरेक्टली इससे प्रभावित होने वाली है। प्रभावित कहने का मतलब कि उनके बेनिफिशियल के उनके जीवन स्तर पर असर पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ेगा? जब आप इस आंकड़ों को सामने लेकर आएंगे तो फिर ये पता चलेगा कि कौन सी जातियाँ दबा दी गई हैं, कौन सी जातियों को ऊपर ही नहीं उठने दिया गया है, कौन सी जातियाँ क्या कर रही हैं। अभी तो क्या है कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो सामने जो चढ़ावा लेने वाला व्यक्ति होता है वो तो सारे के सारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और चढ़ावा जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, तो वहाँ तो आपको जाति पता है। फिर आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ भी चांसेस रहता है कि सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग ही मिले वहाँ पे। तो ये भारत में बाकी की जितनी जातियाँ हैं वो फिर कहाँ पे हैं? वो क्या कर रही हैं? उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? हर जगह जितने मलाई वाले पोस्ट हैं, जितने अच्छे मालदार पैसे वाले पोस्ट हैं, वहाँ पे कुछ ही खास तरह के जातियों के लोग बैठे हुए हैं, तो बाकी जातियों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये मामला तभी सामने आएगा ना जब उनके जातिगत आंकड़े आएँगे। जब जातिगत आंकड़ा आएगा, तो वो संसद में जाएगा तो उस पर बहस होगी। फिर उनके जो नेता होंगे वो दिखाएँगे आंकड़े कि भई हमारी इतनी जनसंख्या है। ये सरकार से भी अपील करेंगे कि भई ये जो जातियाँ हैं, इनमें से आज तक किसी की सरकारी नौकरी ही नहीं लगी। इनमें से कोई आज तक जो है किसी अच्छे पोस्ट पर ही नहीं जा सका। ये जातियाँ जो हैं सिर्फ़ ये नाली ही साफ़ कर पाती हैं। ये जातियाँ जो हैं सिर्फ़ मज़दूरी ही कर पाई हैं। इनके किसी भी व्यक्ति को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो ये सारे डाटा तभी सामने आ पाएगा ना जब गणना होगी। अच्छा, ये तो हुई बहुत सी नॉर्मल बात जो सबके मुँह से आप सुनते आए हैं कि इसीलिए जातिगत जनगणना होनी ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूँ वो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर्सपेक्टिव है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं एजुकेशनली तौर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत में शूद्र वर्ग वर्ग है, उसको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था, स्त्री वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि ज्योतिराव फूले जी से पहले, सावित्रीबाई फूले जी से पहले स्त्रियों की शिक्षा का और ओबीसी पिछड़े अंत्य जितने भी वर्ग हैं, अति पिछड़े आदिवासी, इन लोगों के शिक्षा का स्तर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ में लिख रखे हैं कि नहीं अधिकार है, वो तो ठीक है। हम प्रैक्टिकल आंकड़े बता रहे हैं कि ज्योतिराव फूले जी से पहले पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, आदिवासी, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं, ओबीसी, इनमें से आप डेटा निकाल लीजिए तो आपको पूरा डेटा पता चल जाएगा कि भाई हमारी क्या स्थिति थी। तो इसीलिए मैं आज आपको एजुकेशन आधारित मैं आपको डेटा दिखाऊँगा और तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना? चूँकि हमारे पिछड़ेपन का हमें आज जब भी किसी से पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो और या एथिस्ट अपने को कहता हो कि हम एथिस्ट हैं। उससे जब पूछा जाएगा कि भाई लोग धार्मिक में फँसे हुए हैं, भारत में इतना पिछड़ापन है, तो वो कहेगा ना यहाँ पे एजुकेशनली लोग एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन मिलेगा ना तो वो लोग उनके जीवन स्तर सुधर जाएगा। सब लोग का यही कहना है। तो भाई जब एजुकेशन आप किस आधार पर दीजिएगा? एजुकेशन तो सारे के सारे सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग ले रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और ले रहे हैं तो भी उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसे डेटा दिखाऊँगा कि आपकी दिमागें ना चकराने वाली हैं। मैं आपको ले चलता हूँ रिसर्च पेपर पे। नेचर का तो आपने नाम सुना होगा। उसकी शोध पर सब लोग विश्वसनीयता है। सब लोग विश्वसनीय मतलब विश्वास भी करते हैं। तो उसी रिसर्च पेपर को हम उठाते हैं और थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, नेचर जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ये मैंने रिसर्च पेपर उसके ऑफ़िशियल जो है वहीं से उठा लिया है नेचर का। और ये नेचर जो है ये इसका रिसर्च क्या कहता है कि हाउ इंडियाज कास्ट सिस्टम लिमिट्स डाइवर्सिटी इन साइंस इन 6 चार्ट्स। इसने 6 चार्ट दिखाए हैं और ये बता रहा है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसने डाइवर्सिटी को कैसे लिमिट कर रखा है। डाइवर्सिटी आप समझते हैं ना? आपको ये बहुत बार-बार बताया जाता होगा, सुनाया जाता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग तो वैसे व्यक्ति हैं, हम भारतीय तो वैसे व्यक्ति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। यानी हमारा जो पड़ोसी है वो भी हमसे कुटुंब की तरह बन के रहे, मतलब खुश होकर रहे, हम सबसे मेल-मिलाप करके रहने वाले लोग हैं। अक्सर हाँ, ये प्रचारित किया गया है।
पर ख़ास बात है कि हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये बात नहीं लिखी है दोस्तों। ये जो प्रचार फैलाया गया है किसी भी, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ में तो हमेशा जातिवाद लिखा गया है, वर्णवाद लिखा गया है, भेदभाव लिखा गया है, ये लिखा गया है किसको शिक्षा देनी है, किसको धन रखने का अधिकार है, किसको नहीं अधिकार है। ये सब बातें लिखी गई हैं, किसको सेवा करना है, हैं? किसको जो है वो सेम क्राइम करने पर किसी को सिर्फ़ देश निकाला होगा और किसी की सिर्फ़ गर्दन काट दी जाएगी। किसी को एक साथ मनुस्मृति में लिखा है कि एक साथ अगर कोई कुर्सी पर बैठ जाए, शूद्र बैठ जाए, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ तो उसका चूतर कटवा लो, ये बात लिखी हुई है मनुस्मृति में। तो भाई ये सारी बातें जहाँ लिखी हुई है वहाँ हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया जाता है। दरअसल वो जो पंचतंत्र वगैरह की जो कहानियाँ होती हैं जिनमें तरह-तरह के जीव-जंतु होते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक जंगल में तरह-तरह के जीव रहते हैं, उनकी वहाँ पे बातें कही गई। इंसान के लिए कभी ये बात ही नहीं कही गई। लेकिन हम लोगों को पूरे दुनिया में दूसरे धर्म वालों से ऐसे दिखाया जाता है कि भाई देखो हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की, अरे भैया वो जानवरों के लिए लिखी गई है पंचतंत्र में। इंसानों के लिए तो आपने क्या लिखा है हम सब देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जाति जो है ये सबसे बड़ा एक मारक है जिसने हमारे सिस्टम को बिगाड़ रखा है दोस्तों। हम जाति के आधार पर शादी करते हैं, जाति के आधार पर हम हर काम वो करते हैं जो जाति से रिलेटेड हो। आपको अपने बच्चे का या बच्ची का दूल्हा-दुल्हन देखना हो, जाति के आधार पर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपको सिफ़ारिश लगानी है, आपका बच्चा जो है आपको कहीं सिफ़ारिश लगानी है, तो आप कहाँ पे लगाएँगे? पहले तो आप यही प्रयास करते हैं कि हमारा जाति भाई कौन-सा है? हमारे जात के मंत्री कौन है, हमारे जात के संतरी कौन है, यही करते हैं ना। सब लोग यही करते हैं। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई तो सब लोग अपने अपने जाति के नेता खोजते हैं। ये प्रैक्टिकल और ग्राउंड की सच्चाई है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं पे होता है, ये भारत की हकीकत है। ये सबको मानना पड़ेगा और जो नहीं मान रहा है वो अपने को धोखे में रख रहा है। यही हकीकत है दोस्त। तो जब सब काम आप जाति आधारित करते हैं, जात के आधार पर लोग अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, हर काम जाति के आधार पर होता है, तो फिर जाति की गणना कराने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्यों आ रही है? किसको दिक्कत आ रही है? किन लोगों को दिक्कत आ रही है? और इस जाति गणना से किसको दिक्कत होने वाली है? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आगे आते जाएँगे और इन सब का सिलसिलेवार ढंग से आपको उत्तर मिलते जाएगा। तो ये मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये नेचर पत्रिका का पहले मैं डेटा दिखाऊँगा और फिर मैं बताऊँगा कि कैसे ये जाति जनगणना जो है हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग सोए हुए हैं अभी, जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको जाग जाना चाहिए। अन्यथा उनका ऐसा हालत है कि उनके नीचे से खाट जो है खींच दी जाएगी, ज़मीन सरक जाएगी और वो कहाँ गिरेंगे पता भी नहीं चलेगा भविष्य में। पिछले 75 साल में जब देश आज़ाद हुआ तो सबका प्रोग्रेस होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ़ कुछ जातियों का, सिर्फ़ कुछ जातियों का। बाकी लोग कहाँ हैं? तो नेचर पत्रिका जो है ये 2022 की डेटा के अनुसार इसने अपना रिसर्च दिया है और इसने पूरे चार्ट के अनुसार ये लिखा है। और क्या लिखता है? डेटा शो हाउ प्रिविलेज्ड ग्रुप्स स्टिल डोमिनेट मेनी ऑफ द कंट्रीज एलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ के जो अच्छे और जो बेहतरीन इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वहाँ पे कैसे जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जो सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कैसे डोमिनेट किए हुए हैं, इन चीज़ों पर कब्जा किए हुए हैं। ये नेचर पत्रिका का रिसर्च जो है ये अभी आया हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है। ये लेटेस्ट अभी रिसर्च पेपर है, लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। अब ये देखिए, मैं थोड़ा-सा चार्ट दिखा देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है और कितना जल्दी जागना ज़रूरी है। अंकुर पल्लीवाल जी का ये रिसर्च है। इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से रिसर्च पेपर को लिखा है। ये लिखते हैं डाइवर्सिटी एट टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस। डाइवर्सिटीज़ की बात आ रही है यहाँ पे। डाइवर्सिटीज़ तो आप समझते हैं ना? एक ही जगह पे विभिन्न-विभिन्न पंथ, समुदाय, ग्रुप, अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ होती है, सबका एक रिप्रेजेंटेशन होना, यही होता है ना? मान लीजिए कि आपको गाँव में आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है या बेटे का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रोग्राम आपको अपने घर में रखना है, तो आप क्या करते हैं? आपके गाँव के जितने लोग होते हैं, हर घर से मान लेते हैं कि आप नहीं सक्षम हैं कि सारे पूरे गाँव वालों को खिला सकें।
तो आप क्या करते हैं, कहते हैं ना कि हर घर से एक-एक व्यक्ति भाई आ जाना। कहते हैं ना, भई हर घर से एक-एक व्यक्ति आप आ जाइएगा और आप लोग सब लोग यहाँ पे समारोह में ज़रूर शरीक होइएगा, पूरे गाँव वाले मेरे घर में ज़रूर आइएगा। यही करते हैं ना? इसको कहते हैं डाइवर्सिटी। जितनी भी मतलब गाँव के लोग हैं, सबका आपने एक-एक रिप्रेजेंटेशन दिया, हर घर से एक-एक आदमी का आना। हर घर डिफरेंट है, सबके घर से एक-एक आदमी आ गए। किसी के घर में हो सकता है कि 4 आदमी हो, किसी घर में 5 आदमी हो, किसी के घर में 10 आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन सबके घर से एक-एक आदमी आ गए। ये डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या है कि इसी तरह से भारत में हम सब जानते हैं कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं। उसी के आधार पर 33 हज़ार जातियाँ उपजातियाँ हैं। लगभग तो यही है डेटा। आप कभी कास्ट जो है ना, कास्ट सिस्टम पे कभी भर लीजिएगा, फॉर्म भरिएगा। अब तो ऑनलाइन भी भरा जा रहा है, कभी जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। लाइन से इतने सारे डेटा आएँगे जातियों के, देख के दिमाग आपका चकरा जाएगा। कभी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि यार इस जाति का हूँ कि उस जाति का हूँ। एक ही जैसे इतने सारे जाति और उपजाति के नाम आने शुरू हो जाएँगे। आप जो है मैट्रिमोनियल साइट उठा के देख लीजिए। ये जितने भी जो समाचार पत्र छप रहे हैं, उनमें उठा के देखिए। अच्छे खासे जो सबसे ज़्यादा धनी लोग, पढ़े-लिखे लोग, वो वहाँ पे स्पेशली लिखे होंगे कि हमको इस जाति का, इस गोत्र का या ये चीज़ जो है ये हमको चाहिए। स्पेशल उसमें जात लिखा ही होगा। ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो भाई यहाँ पे आप देखें कि जब आपने अपने गाँव में किसी को इन्विटेशन दिया तो सबके घर से एक-एक को बुलाया। तो भाई जब देश के रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है तो हर घर से एक प्रतिनिधि वहां पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? बताइए हमें। चाहिए ना? चाहिए। देश को रिप्रेजेंट वहां के लोग करते हैं। जब आपने जातियां बना दी, आपने कम्युनिटी बना दी, आपने जो है यहाँ पे लोगों को बांट दिया कि तुम इस जाति के हो, तुम इस पंथ के हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तो जब देश संभालने की बात आएगी तो हर कम्युनिटी से, हर जाति से, हर उपजाति से एक-एक बंदे को लाओगे ना। भले ही आपके घर में 10 हों, किसी के घर में 5 ही क्यों ना हो, किसी के घर में 4, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो दोगे ना, क्योंकि आपने तो उसको ग्रुप में बाँट रखा है कि तुम इस जाति के हो, तुम उसको हो, तुम उसको हो, कर रखा है। लेकिन देना तो पड़ेगा, एक-एक रिप्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जिनका बोलबाला है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, वो लोग यहाँ पे घपला मार जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि अच्छा ये सब जितने लोग हैं ना, सब एक ही हैं। मतलब 10, 20, 50, 100 जो ग्रुप्स हैं, उनको बोल देंगे ये सब एक ही हैं और गणना ही नहीं कराएँगे। भई गणना होगा तब तो पता चलेगा ना कि वो जाति है, वो उपजाति है, वो जो है उनके घर की स्थिति क्या है, सबके घर से रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ये तो तभी पता चलेगा ना। तो वो हमारे पास डेटा ही कभी नहीं आ पाया है। और जब डेटा आएगा, अब मान लीजिए कि आपके गाँव में 100 लोग हैं, 100 घर से एक-एक आदमी को बुलाना है। तो आप अब ये कहिए कि नहीं हमको डेटा ही नहीं मालूम है कि हमारे गाँव में 100 आदमी हैं, 100 घर हैं। हमको तो भाई पता है कि कहीं 20-30 घर हैं, हम उन्हीं को बुलाते हैं भई। हमको पता ही नहीं है कि 100 घर है। आप गणना ही मत कराइए। तो ये कह के हम सभी को आज तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है दोस्तों। आपको गणना, आपको एग्ज़ैक्ट डेटा आपके पास होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप बीमार हैं, अपना देश बीमार ही है ना। किसी देश में 5% 10% का विकास होना देश का तो विकास नहीं है। सिर्फ 5%, ऐसा तो फिर अंग्रेज और मुगलों का काल हो गया। मुगल की भी संख्या कम थी या पूरे देश पे शासन था। ऐसे ही अंग्रेज आए थे, उनकी भी संख्या कम थी या पूरे देश पे शासन था। तो सिर्फ 5%, 2%, 10% का शासन होना, उन्हीं के हाथ में सारा चीज होना, ये तो देश का विकास नहीं है, ये तो गुलामी का विकास है। ये तो फिर हम गुलाम हो गए। हम तभी स्वाधीन हैं जब हम सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो कास्ट आज तक मैं जब इस मुद्दे को देखा, इस गहराई को समझा, तब मुझे समझ में आया कि आज तक सब सो रहे थे क्या? आज तक गणना ही नहीं हुई। 1931 मतलब अंग्रेज आया इस देश में, उसने 1881 में जनगणना कराई, जातियों का पता चला, 1931 तक हुआ। 1941 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो नहीं गणना हो पाई थी, और उसके बाद से आज तक नहीं हुई। उसके बाद से देश ही आजाद हुआ, उसके बाद से सीधे 51 आ गया था। हर 10 साल पे गणना होती है। आज तक सबके सब सो रहे थे। अंग्रेज आके जातिगत गणना करवा गया और देश आजाद होने के बाद से हम आज तक नहीं जनगणना करवाएं। मतलब क्यों नहीं करवाएं? क्या हम लोगों के मन में कौन सा ऐसा डर बैठा हुआ है जिसके कारण हमने नहीं करवाया? क्या आपको ये लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति जो है वो डॉक्टर से अपनी सारी बीमारी बता देगा, या डॉक्टर जो है उसका पूरा बॉडी चेकअप कर देगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी?
आपको क्या लगता है? एक व्यक्ति जो है, जो कह रहा है कि भैया हमारा पेट दर्द कर रहा है, कहीं टाँग दर्द कर रहा है, कहीं सर दर्द कर रहा है, कहीं हाथ दर्द कर रहा है, उसको हज़ार तरह की बीमारी है। तो वो डॉक्टर जो है उसका पूरा शरीर का बॉडी का स्कैन करके सारा डेटा निकाल लेगा, तब उसका इलाज करेगा, तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर वो डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम ही ना बताए, कहे कि नहीं, नहीं हम तो भाई स्कैन नहीं कराएँगे डेटा जी, हम तो पूरे शरीर का नहीं स्कैन कराएँगे, बस ऐसे ही दवा देना है, कुछ दे दो, हाथ-वाथ कुछ दर्द कर रहा है ऐसे ही कुछ दे दो, हम तो शरीर का ना स्कैन कराने हैं जी। तो भैया अगर आपको स्वस्थ होना है, तो पूरा आपका डेटा तो होना चाहिए ना, ए टू जेड डेटा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आज तक हमारे जितने लोग हुए हैं, जितने रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, उन्होंने इन मुद्दों में सिर्फ गिने-चुने कुछ लोगों ने उठाया, आज तक सब शांत हैं। भैया आपके पास डेटा नहीं है, रोड पे जितने रिक्शा चला रहे हैं, रोड पे जितने लोग ये ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कोई नाली साफ कर रहा है, ये कौन से जाति के, आपके पास डेटा ही नहीं है। और ये जितने ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये किस जाति के लोग हैं, आपके पास डेटा ही नहीं है। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है हम सभी को। तो साथियों ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देखें, ये नेचर पत्रिका जो है, जो रिसर्च पेपर है, ये आपको ये डेटा दिखाता है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ साफ-साफ यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आदिवासी का डेटा दिखाया गया है, और ये बीच में जो लाइन है ब्लैक वाली, जहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट कोटा। इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोटा यानी कि जो आदिवासी वर्ग जिसको कहा गया है, बस इस जो रिसर्च हुआ है इसमें इन्होंने एक छोटी-सी मिस्टेक कर दी है। आदिवासी की जगह इनको लिखना चाहिए था एसटी, दलित की जगह एससी, क्योंकि दलित में सब लोग इंक्लूड हो जाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है दलित। तो ये थोड़ा-सा रिसर्च पेपर में ये माइनर सी गलती हुई है, और बाकी मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। जहाँ-जहाँ दलित दिखे वहाँ एससी समझिएगा। हालाँकि दलित में एससी, एसटी, ओबीसी सब आ जाते हैं, तो ये इनकी गलती है, मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आदिवासी जो दिखा रहे हैं, तो ये है कोटा आपका, और ये क्या लिखता है अंडर ग्रेड, मतलब ये जो आपको रेड वाली जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो कोटा है, मतलब कि आपको जितना कोटा मिलना चाहिए उतना भी आज तक आपको नहीं मिला है। जो आदिवासी वर्ग है, एसटी वर्ग जो हैं, इनको अंडर ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में भी। और ये पीएचडी स्टूडेंट का डेटा है ये। तो जितने भी आदिवासी एसटी ग्रुप के जो पीएचडी स्टूडेंट है, ये अभी आज तक कभी ये कोटा फिलअप ही नहीं हुआ है। देखिए कितना बड़ा गैप है ये, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये टॉप रैंक्ड आईआईटीज़ में ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ये वाला लाइन असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये एसोसिएट का है, अब प्रोफेसर का तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रोफेसर का इसमें है ही नहीं आदिवासी में। इसी तरह से जो एससी वर्ग है, इसमें भी आप डेटा देख लीजिए, तो यहाँ पे 15%, ये 15% का यहाँ पे लाइन है, इतना फुलफिल होना चाहिए। तो अंडर ग्रेड जो नॉर्मल होते हैं, जो ऑर्डिनरी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें भी ये 15% नहीं है। पीएचडी की जहाँ तक बात है, पीएचडी स्टूडेंट की, तो आप देख सकते हैं 9%, 10%, मुश्किल से 10% है, जबकि 15% होना चाहिए था कोटे के अनुसार। यानी कि कोटा भी नहीं फुलफिल किया गया है दोस्तों। मतलब एक तो कोटा से अधिक होना चाहिए इनकी संख्या। जो लोग ये रोना रोते हैं कि भाई हमारे लिए 49.5 है, 49 पॉइंट, इनका संख्या जो है कोटे से अधिक होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए कोटा तक भी नहीं दिया गया है, कोटे से भी वंचित रखा गया है। इन सीटों को कौन कब्जा किया है या खाली छोड़ा गया है, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं घुसने दिया जाता है। अब ये देखिए एसटी में, ये देख लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की स्थिति 3% से भी कम है दोस्तों। ये देख लीजिए 3% से भी कम, 15% होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है भरी ही नहीं जा रही है। आप सोचिए कैसे आपका प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे जो सीट जो आनी चाहिए, जो कम से कम आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो तक नहीं भरी जा रही है। अच्छा, ये इसी तरह से आप ये देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, ये भी 2%, और ये प्रोफेसर देख लीजिए, तो इसी में प्रोफेसर 1% से भी कम। ये देख लीजिए पॉइंट में है, ये इतना कम, मतलब 15% प्रोफेसर होने चाहिए और 1% से भी कम, ये डेटा है। और आप देख लीजिए इसमें तो डेटा ही डेटा है। इन्होंने तो 6 डेटा दिखाया है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ आधा डेटा दिखाया। ये देखिए, अब ये वाला, ये जो बड़ा डेटा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये एक साथ करके यहाँ दिखाया गया है।
इसमें आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला जो डेटा है, ये है जनरल का डेटा। नीचे वाला जो है, ये जनरल का डेटा है। अब इस जनरल का जो डेटा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 100% जो प्रोफेसर का जो ये कोटा है, सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, वो 100 जो है, 100 जो होता है, उसके लगभग पहुँच गया है। 95, 98 95 भी नहीं, ये तो 98-99 लग रहा है। इतना परसेंट जो है प्रोफेसर जनरल वर्ग से भरे पड़े हैं इंस्टीट्यूशन में। यानी कि जो जो अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ओबीसी का 27%, वो हालांकि होना चाहिए 52% या उससे भी अधिक होनी चाहिए, लेकिन वो जो दिया गया है 27% वो भी नहीं फिलअप हुआ है। और जो एससी एसटी का जो 22% होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, वो भी नहीं दिया गया है। इन पूरे सीट्स पर जनरल वर्ग ने कब्जा कर रखा है दोस्तों। अब ये बताइए हमें, ये तो आपने देख लिया जनरल वर्ग के, ये प्रोफेसर का कोटा, प्रोफेसर के बाद से एसोसिएट का भी देखिए जस्ट इससे ऊपर लाइन, ये भी आपको 93% से ज्यादा है। यानी कि ये ओबीसी एससी एसटी की जो सीटें हैं उसको भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कोटा मिल रहा है, कोटा मिल रहा है, एससी एसटी वालों को तो कोटा मिलता है, ओबीसी वालों को कोटा मिलता है। अरे कहाँ कोटा मिलता है? ये वो पोस्ट होते हैं जहां से नीतियां बनती हैं, जो डायरेक्टर बनते हैं, ये वो होते हैं जो एक सबसे बड़ा मेजर रोल निभाते हैं किसी भी बड़े डिसीजन को लेने के इंस्टीट्यूट्स में। और वहां पे एससी एसटी ओबीसी का प्रेजेंस जो है नदारद है। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नदारद है। अच्छा, इसके बाद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी देख लीजिए, ये देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी 90% से ज्यादा, 91-92% इनका भी कब्जा है यहाँ तक। यानी पूरा का पूरा जो कब्जा है ये जनरल वर्ग का कब्जा है। और पीएचडी स्टूडेंट का आप देखिए, ये 60 और 70 के बीच में 65% जो पीएचडी स्टूडेंट हैं वो जनरल वर्ग से हैं, 65 से ज्यादा। यानी कि 35% में ओबीसी एससी एसटी है, जबकि इनकी संख्या जो है 85% से ज्यादा है। यानी कि इन्हें पीएचडी भी नहीं करने दिया जा रहा है। पीएचडी की भी इनकी जितनी भी जो, चूंकि पीएचडी में हम सब जानते हैं कि 30-35 हजार, 40 हजार, 50-75 हजार तक भी, और जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस के बाद से एमडी वगैरह करते हैं, उनको तो 95,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जितने भी पैसे जो दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसका पूरा का पूरा फायदा जो है जनरल वर्ग उठा रहा है। और एससी एसटी ओबीसी को वो भी फायदे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, उनका हक तक नहीं दिया जा रहा है। ये आंकड़े हैं, डेटा देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, ये जो है, इसके बाद से आप ये यहाँ पे आप आ जाइए कि जो नॉर्मल वो है, जो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन है, वहां भी आप देखिए 40 और 50 के बीच में है ये जनरल वर्ग का। यानी कि जितने भी टॉप की जगह है वहां पे इन्हीं लोगों का कब्जा है। जो ऑर्डिनरी है वहां भी ये 45% से ज्यादा है, और ओबीसी से तब भी ये ज्यादा है ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस में भी। और इन सबसे एससी और एसटी से तो बहुत ज्यादा है। ये तो हुआ एक डेटा। अब क्या है ना कि यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों। इन डेटाज को देख के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ये कहना है, जब आप ये क्लेम करते हैं कि भाई आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप लोग एससी एसटी ओबीसी को जगह नहीं देते, तो वहाँ के प्रोफेसर्स का क्या कहना होता है, या वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कहना होता है कि भाई वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का ना नाम जो है डैमेज हो जाएगा, हमें तो बड़े अच्छे स्टूडेंट चाहिए, जनरल वर्ग से अच्छे स्टूडेंट आते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, इसीलिए हम उनको लेते हैं, और एससी एसटी के अच्छे कैंडिडेट ओबीसी के नहीं मिलते, इसलिए हम नहीं लेते हैं। ये इनका कहना होता है। तो भाई यहाँ पे आप हम जो हैं एक ये डेटा कह दें कि नहीं भाई ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये लोग लेते नहीं हैं, एससी एसटी जाति के आधार पर घोषणा नहीं देते हैं, ये तो एक बात है दोस्त, ये तो एक बात है। हम ऐसा आरोप लगाते भी हैं, सब लोग लगाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड भी कर लिया, हमारी स्कॉलरशिप रोक दी गई, हमको बाहर कर देगा। अभी आप लोगों के सामने बहुत सारे स्टूडेंट के नाम है, रोहित वेमुला का नाम है, पायल तड़वी का नाम है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का नाम है जो सुसाइड भी कर लिए, मर गए। किसी ने ये लिख के गया कि हमको परेशान किया गया बार बार और हम सुसाइड कर लिए, ये भी आपने देखा। लेकिन इन सारे डेटाज और आंकड़ों के बावजूद मेरा ये पर्सपेक्टिव भी नहीं है कि मैं ये दलील दूं। मेरा यहाँ पे ये कहना है, मैं यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख रहा हूं कि चलिए ये सारे, ये शिक्षा का जो केंद्र होता है वहां के जो प्रोफेसर कह रहे हैं, हम मान लेते हैं भाई कि आप गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, आप बिल्कुल फेयर हैं, बिल्कुल सही व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ हमें क्वालिटीज एससी एसटी ओबीसी में नहीं मिल रही, हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो जिन फैमिलीज से आ रहे हैं एससी ओबीसी, उनको उतना क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है? वो आप तक पहुंचे तब तक उनको क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है?
उस पर कौन बात करेगा? यहाँ तो आपने कह दिया कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, तो हम नहीं लिए, हमने मान ली आपकी बात। लेकिन यहाँ पे क्या सवाल है कि उनको वो क्वालिटी मिल क्यों नहीं रहा है? क्या उनके घर वालों में कोई दिक्कत है? उन परिवारों में कोई दिक्कत है कि वो अपने बच्चे को शुरू से ही उतना तेज नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनमें कोई कमी है, या उधर भी कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या हर जगह उनको ये कह के निकाला जा रहा है, दबाया जा रहा है कि तुम्हें क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अगर सब जगह ये आ रहा है तो फाइनली ये जो लकीर है ना, पीएचडी प्रोफेसर से नीचे एसोसिएट, एसोसिएट से नीचे असिस्टेंट, उससे नीचे पीएचडी, उससे नीचे मास्टर्स, मास्टर से नीचे बीटेक, ग्रेजुएशन, ये धीरे-धीरे आके फाइनली फैमिली पर आती है कि भाई फैमिली से ही बच्चे को सही से नहीं दिया जा रहा है एजुकेशन, या फैमिली जो है कमज़ोर है, सक्षम नहीं है उतना अच्छा एजुकेशन दिलाने में। तो भाई यहाँ पे अब बात आ गई ना कि फैमिली जो है वो कमज़ोर है और जो जनरल वर्ग की फैमिली है वो स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं मैसेज दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये जितने एक्सक्यूजेज हैं उनको हटा दीजिए। यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट पे आप जांच कीजिए कि ये लोग जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमको क्वालिटी नहीं मिल रही है एससी एसटी ओबीसी से, तो ये पूरा का पूरा आ गया कि इनकी फैमिलीज जो है वो कहीं ना कहीं वीक हैं उन जनरल वालों के फैमिलीज से। वो चूंकि फैमिली वाइज ही स्ट्रांग हैं और इसीलिए वो अपने बच्चे को लगातार महंगा एजुकेशन देते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट यह जाता है कि भाई क्या एजुकेशन सिस्टम हमने इतना महंगा कर दिया है कि एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं महंगा होने के कारण। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव कि क्या इनके सामाजिक और जो आर्थिक जो ढांचे हैं, शैक्षणिक ढांचे हैं, जो कि मनुस्मृति और तमाम जो धर्म ग्रंथ हैं जिनके आधार पर नहीं पढ़ने दिया गया, तो जब उनको पहले भी नहीं पढ़ने दिया गया तो अब आप एक्स्ट्रा इनके लिए क्या कर रहे हैं इन फैमिलीज के लिए, ताकि ये वहां पे पढ़ सके और वहां पे आपके पास पहुंच सके, ताकि आप इनको सेलेक्ट कर सके। आप इनके लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप इनकी जांच ही क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि आपको कास्ट जो सेंसस है वो करवाना ही होगा। अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं है कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, उनकी आर्थिक हालत क्या है, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स कभी किसी रिप्रेजेंटेशन में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उन घरों की हालत क्या है, कितनी इनकम है, जब आप ये जांचें ही नहीं कराओगे, सरकार उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करेगी ही नहीं, तो उनके बच्चे कैसे यहाँ पे पहुंचेंगे जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं? और आप ऊपर जाके कह दे रहे हो कि हमारे पास क्वालिटी नहीं पहुंच रही है, तो नीचे क्वालिटी दो ना। उस बेस पे जिस जड़ को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, वहां पे आप किस आधार पर उनको उनकी चीजों को सही करोगे? कौन करेगा फिर ये? ऊपर तो आप बैठ गए बोल रहे कि हमें क्वालिटी नहीं मिल रही, तो नीचे जहां से क्वालिटी नहीं मिल रही उसके सींचेगा कौन? उस लेवल को उठाएगा कौन? और उठाने के लिए फिर आपके पास डेटा होना चाहिए। आप कोई भी जब फंड लाते हो, कोई भी पैकेज जारी करते हो, तो आप कहते हो ना कि भाई ये एससी समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ये उनके उत्थान के लिए है। तो ये डेटा आएगा कहाँ से इन फैमिलीज का? ये तभी पॉसिबल है जब कास्ट सेंसस हो, जातीय जनगणना हो, पता तो चले कौन कौन से लोग किस किस आधार पर कैसे कैसे पीछे हैं। और वही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है या कास्ट सेंसस है, इस पर जब बातें करनी हो तो ये क्या कर रहे हैं, उन्हीं फैमिलियों से बैठा ले रहे हैं जो फैमिली ऑलरेडी प्रिविलेज वर्ग के लोग हैं, जो ऑलरेडी अच्छे घरों के हैं, जिनके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ रहे हैं, उन्हीं घरों से बैठा ले रहा है। उसी में से एक दो को विपक्ष बना दिया जाता है, उसी में से एक को पक्षधर बना दिया जाता है, और वो आपस में ही बात करके मोटी मोटी बात करके निकल जाते हैं। कोई भी बंदा उस रूट लेवल पे चर्चा ही नहीं हो रही, या जो लोग चर्चा कर रहे हैं उन लोगों को कभी डिबेट में ही नहीं बुलाया जाता कि वो आकर उस पर अच्छे से बात कर सके, अपनी पॉइंट्स को रख सके। चर्चा ही नहीं हो रही है। इतनी बड़ी बात, इस चीज को आज तक दबाया गया, छुपाया गया और इस चर्चा ही नहीं हुई। इतनी सरकारें आई गईं, मतलब 51 में होना था, फिर 61 में होना था, 71 में होना था, 81 में होना था, 91 में होना था, 2001 में होना था, 2011 में हुआ, 2021 में हुआ, और आज तक हम लोग के पास डेटा नहीं है। और सिर्फ कहने के लिए ये है कि भाई हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट नहीं आ रहे। देश की 85% लोगों में से आपको क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। आपका देश बीमार है, देश का 85% आप कह रहे हो कि हमारा बीमार है क्योंकि ये 85% से लोग को आपको क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं, और आपके पास कोई डेटा नहीं है कि इनकी क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है, उनको कैसे सुधारा जाए।
रूट लेवल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये कैसा देश है यार, और कैसे लोग हैं, मूक बने हुए हैं, आवाज तक नहीं निकल रही है कि भैया जनसंख्या, ये जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। क्यों नहीं हमें क्वालिटी स्टूडेंट मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया हम ये बात मान लेते हैं कि आप ठीक बोल रहे हो कि भाई SC ST OBC से आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है, हम मान लेते हैं। तो भैया उस रूट लेवल को आप सही करो ना। कैसे करोगे, आज तक तो 75 साल में नहीं किए, तभी तो आपको ये डेटा है दोस्तों, ये डेटा आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सबके स्क्रीन पे है। कुछ हम देश आजाद हुए थे, किस लिए आजाद हुए थे, इसीलिए आजाद हुए थे ना कि ये हमारा देश है, यहाँ के लोग जो हैं सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। अंग्रेज तो अकेले अकेले मजा लूट रहा है, हम इसीलिए आजाद हुए थे ना। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं SC ST OBC, जिनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, शूद्र, अंत्यज बनाया गया, और वो भी धर्म के आधार पर बनाया गया, हम पर थोपा गया कि ईश्वर कह रहा है इसकी तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है। तो भैया जब देश आजाद हुआ तो इनके फैमिली को उस लेवल तक लाने के लिए कि उनकी भी सोच उच्च हो सके, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, अच्छी अच्छी चीजें दे सके, उनके फैमिली पर काम कौन करेगा। जब वो बच्चा पढ़ के जा रहा है IIT में, इंजीनियरिंग में, हायर एजुकेशन में, तो वहां तक कह दिया जाएगा भाई क्वालिटी नहीं है, हम नहीं लेंगे, क्वालिटी नहीं है। तो भैया जहाँ क्वालिटी देने की बात है, जो रूट है, उस पर काम कौन करेगा, कब करेगा, उसके लिए डेटा होना जरूरी है ना। उसके लिए डेटा होना जरूरी है कि नहीं है। तो जब आप कास्ट सेंसेशन ही नहीं कराएंगे, पता ही नहीं चल पाएगा, तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। और यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि देश के आजादी के बाद से SC ST OBC जो है वो सिर्फ गिने चुने ही कहीं दिख पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। OBC तो मंडल कमीशन नहीं आता तो अभी भी और बुरा हाल था, SC ST से भी बुरा हाल था OBC का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन में। वो तो मंडल कमीशन आ गया, तो मंडल कमीशन आने के बाद से जबरदस्ती इतनी लड़ाइयाँ हुई। और किसने विरोध किया था मंडल कमीशन का, आप सबको याद होगा। EWS का आया तो कितने OBC ने विरोध किया, EWS का कितने SC ST ने विरोध किया, EWS का। लेकिन जब OBC का आना था, और जब तक, और SC ST को आज भी ये लोग गाली देते हैं कि ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं। EWS वाले को क्यों नहीं बोला रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो इनको रिजर्वेशन से नहीं प्रॉब्लम है, इनको अपने बच्चे से हमें प्रिविलेज मिल रहा है, उनसे इनको प्रॉब्लम नहीं। इनको प्रॉब्लम ही है कि SC ST OBC के लोग जो हैं उनका जीवन स्तर न सुधर जाए, वो भी इस देश का जो एक मिनिमम एक जो नागरिक होता है हम वो उनको मिल सके, इससे इनको दिक्कत है दोस्तों। जरा बताइए हम ग्लोबल इंडेक्स में इतना पीछे क्यों जाते हैं। इसीलिए जाते हैं ना क्योंकि हर मानक पे हम नहीं खरे उतरते हैं। क्यों नहीं खरे उतरते हैं, 5-10% का प्रोग्रेस, देश का प्रोग्रेस हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम पीछे हैं क्योंकि यहाँ की देश की बहुसंख्यक जनता को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग जो कब्जा जमाए बैठे हैं उनके द्वारा पूरी तरह से कब्जा किया जा रहा है, और पूरा अपना उनका जो दिमाग है इस बात में लगा दिया गया है, उसको जस्टिफाई करने में। नहीं, सब चीज़ सही चल रहा है जी, सब चीज़ सही चल रहा है। ये दिखाने के चक्कर में इन्होंने आज तक कास्ट सेंसेशन नहीं किया, कास्ट सेंसस नहीं किया, जातिगत जनगणना नहीं कराई कि पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इन जातियों की हालत कितनी खराब है। इन जातियों में से आज तक किसी को नौकरी ही नहीं मिली, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला, ये जाति के लोग आज तक अफसर ही नहीं बने, इस सबको पता चल जाएगा। इसलिए आज तक सब चुप हैं, और वो तो बिल्कुल ही इस मामले को गायब किए हुए हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जाति गणना करवाने से क्या जो जातियों में जो प्रॉब्लम है, जिस तरह से वो आर्थिक कहा जा रहा है, ये कहा जाता पूरी दुनिया के द्वारा क्या कहा गया कि सबको पैसा दे दो, सबकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी ना, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये वो लोग कहते आ रहे हैं जिनके घर भरे हुए हैं, जो जाति के आधार पर आज तक डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। उनका ये मानना है कि भाई सबका जीवन स्तर सुधर जाएगा। अबे कैसे सुधर जाएगा, पैसा आएगा कहाँ से, जब उस जाति के लोगों को आज तक उनके यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला, कहीं नौकरी ही नहीं मिली। उस पूरी जाति के लोग आज तक नाली ही साफ करते रह गए, उस पूरी जाति के लोग रिक्शा ही चलाते रह गए, उनके घर से कोई ऑफिसर ही कभी नहीं बन पाया, उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पाया, तो कहाँ से उनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। ये किसका काम है, ये किसका काम है इन चीजों को सुधारना, इन पर करना।